के साथ अपनी कहानी धोखा साझा करने जा रही हूँ। कमला, तुम ज़रा इन सब डोंगों को बाहर डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। कमरे में घुसकर गप्पे लड़ा नहीं होंगे। ये कहकर राधा किचन से निकलकर जल्दी-जल्दी कमरे की ओर बढ़ने लगी। एक-एक करके उसने घर के सारे कमरे देख लिए, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं था। कहीं छत पर तो नहीं? यह सोचकर वह धीरे-धीरे छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घुटनों के दर्द के कारण अब वह तेज़ी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। आज एक अरसे के बाद वह छत पर जा रही थी, लेकिन छत पर पहुँचते ही मानो उसके पैर जम गए। वहाँ से आती आवाज़ों को सुनकर वह सन्न रह गई। अंदर उसकी छोटी बहन जिया कह रही थी, दीदी कभी भी यह मकान बेचने के लिए तैयार नहीं होंगी। बहुत जिद्दी हैं वो। अरे ऐसे कैसे नहीं तैयार होगी? घर तो उन्हें बेचना ही होगा। मीरा के पति विजय ने गुस्साते हुए कहा, क्या जीजा जी, आप तो बस बात बात में गरमाने लगते हैं और आप दोनों भी आप यह सब सोचे जा रही हो। एक बार दीदी से बात तो करके देखिए, क्या पता वह ये मकान बेचने के लिए तैयार ही हो जाए। पैसा किसे काटता है। जिया के पति राहुल ने इतनी राय दी, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। तुम लोग नहीं जानते इस घर को लेकर वह कितनी इमोशनल है। मम्मी पापा की आखिरी धरोहर मानती है वह इसे। यदि उन्हें भनक भी पड़ गई ना कि हम यह घर बेचना चाहते हैं, तो सारा प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। समझ गए? मीरा बोली। तो क्या करें? उन्हें इस घर पर कुंडली मारकर बैठे रहने दें और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? विजय चिढ़कर बोला। मेरे पास एक ऐसी जुगत है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हमारा काम भी हो जाएगा और दीदी को पता भी नहीं चलेगा। जिया मुस्कुराते हुए बोली। क्या मतलब? तीनों एक साथ बोले। मतलब हमें दीदी के इमोशंस के साथ खेलना होगा। हमें पता है कि दीदी बहुत इमोशनल है और हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं। तो हमें बस उनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाना है। हम दीदी से कहेंगे कि हमारा मन उनके बिना नहीं लगता है। उनकी चिंता रहती है, इसलिए वो हमारे आस-पास ही रहे, इतनी दूर नहीं। यह कहकर हम अपने घर के नज़दीक एक छोटा-सा फ्लैट ले लेंगे और जब दीदी उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी, तो हम उन्हें धीरे-धीरे कन्विंस करेंगे कि मम्मी-पापा की आखिरी धरोहर तो खाली पड़ी है, तो क्यों ना हम उसे ज़रूरतमंदों के लिए दान कर दें। समझ गई तेरा प्लान। तभी मीरा बीच में बोल पड़ी। दीदी भले ही मकान बेचने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन दान के नाम पर तो वो ज़रूर मान जाएगी। जैसे ही वो तैयार होंगी, हम इस मकान को पटनी साहब को बेच देंगे। फिर वे यहाँ कैसीनो और पब बनाएँगे और हम उन पैसों से अपना शोरूम खोलेंगे। यह सुनकर सभी हँस पड़े। छत से आती इन आवाज़ों को सुनकर राधा को लगा मानो किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी प्लानिंग, माँ बाबूजी के सपनों के घर में कैसीनो और पब। उसे ऐसा लगा मानो उसका सिर ही फट जाएगा। उसने किसी तरह खुद को संभाला और चुपचाप रसोई की ओर लौट गई। अरे दीदी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कमला ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं कमली, अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। तो उन लोगों को बुलाकर खाना खिला देना और बोल देना कि मैं उनसे सुबह मिलूंगी। अभी मैं दवाई लेकर सोने जा रही हूँ। जी दीदी, लेकिन आपका खाना? मुझे भूख नहीं है। कमरे में जाते ही राधा फूट फूट कर रो पड़ी। आंखों के सामने मोहन की तस्वीर तैरने लगी। कितने खुश थे दोनों उस दिन। राधा की लेक्चरर की जॉब लग गई थी। राधा तेरा सपना पूरा हो गया। अब तो अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में बता दे। अब और इंतजार नहीं होता। हाँ मोहन, आज मम्मी पापा का आशीर्वाद ले ही लेते हैं। देखना मम्मी पापा कितने खुश होंगे। ये सपने बुनते बुनते दोनों जैसे ही राधा के घर पहुंचे,
तो वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। सामने आंगन में राधा के पापा की छत-वछत लाश पड़ी थी, जिसे हाई स्पीड कार ने कुचल दिया था। बस उसी घड़ी से मानो राधा अपने बहनों का बड़ा भाई और माँ का बड़ा बेटा बन गई। अपने सारे सपने भूल, घर की सारी ज़िम्मेदारी अपने काँधों पर उठा कितना समझाया था मोहन ने, राधा तेरी ज़िम्मेदारी अब मेरी है, बस तू हाँ कर दे। लेकिन उसने अपने फ़र्ज़ के आगे एक ना सुनी थी। कितना रोया था मोहन उस दिन। राधा मुझे एक मौका तो दे पगली, तेरी बहनें अब मेरी बहनें हैं। मोहन ये सब बोलने की बातें हैं, और वैसे भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी तेरे माथे क्यों डालूँ? यह बोलकर वह निष्ठुरता से उसका प्यार ठुकराकर अपनी बहनों के पास चली आई थी। और आज वही बहनें उसे धोखा देने की प्लानिंग कर रही हैं। माँ ने भी कई बार समझाया था, बेटा अपना जीवन बसा ले, अब तो मीरा और जिया भी अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी भी सुधरी। मीरा की शादी के बाद तो माँ उसके पीछे ही पड़ गई थी। बेटा शादी के बाद ये दोनों तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, और तू बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। मान ले मेरी बात, अपना घर बसा ले। अकेली क्यों पड़ जाऊंगी, तू है ना मेरे साथ। वह माँ के गले पड़ हंस पड़ती थी। मैं क्या अमृत पी कर आई हूँ, एक दिन मुझे भी तो जाना होगा, ये जीवन का सच है। तू समझती क्यों नहीं? नहीं समझना है मुझे कुछ, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहते हुए वह माँ के आंचल में छिप जाती थी। लेकिन माँ आज ना तेरा आंचल है, न मोहन का प्यार, बस साथ है तो छल प्रपंच और धोखा। लेकिन मैं तुम्हारे और पापा के आशियाने में धोखे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। ये कहते हुए उसने फोन मिलाया। हेलो अंकल। हाँ समझ गया, ठीक है मैं कल सुबह आता हूँ। दूसरे दिन राधा गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। तभी मीरा और जिया अपने अपने पतियों के साथ उसके पास आती है। दीदी अब कैसी है तबीयत? ठीक है, आओ बैठो, चाय पियो। ओ कमला, सबके लिए चाय लेकर आ। दीदी हमें आपकी बहुत फिक्र होती है, कल रात आपकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई, हमें तो रात भर चिंता से नींद ही नहीं आई। अब हम आपको यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे, आप हमारे पास रहेंगी। क्यों जिया? हाँ मीरा दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम दीदी की एक ना सुनेंगे। दीदी हमने आपके लिए अपने घर के पास ही एक फ्लैट ले लिया है, तो अब आप हमारे पास वहीं रहोगे, यहाँ अकेली नहीं हो। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, बच्चों अब तुम्हें अपनी दीदी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी दीदी यहाँ अकेली नहीं रहेगी। जब उन्होंने आवाज की दिशा में चौंक कर देखा, तो सामने उनके फैमिली लॉयर मेहता अंकल खड़े थे। उनकी आंखों में छाए सवालों को देखकर उन्होंने कहा, राधा बिटिया ने यह घर अ लिटिल होप ट्रस्ट को दान में दे दिया है। अब यहाँ अनाथ बच्चों के लिए अस्पताल और स्कूल बनेगा, और तुम्हारी दीदी उनकी इंचार्ज बनकर यहीं रहेगी, अकेली नहीं, उन सब के साथ। क्यों ठीक है ना? अब तो तुम लोगों को मेरी चिंता नहीं रहेगी। यह सुनते ही चारों मुंह लटकाकर वहां से चलते बने। धन्यवाद।